ट्रेनिंग कर रही थी 2009 में, तब वहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता था ट्रेनिंग सेंटर में। ब्लू फिल्म दिया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आप लोग भी महिला आरक्षक लोग ब्लू फिल्म हमारे साथ वैसे संबंध बनाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, जमीन के पास मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ है कि नहीं। क्या घटना है ये, आप कैसे? सर मैं थाना राजेंद्र नगर रायपुर से हूँ जी। और हमारे थाना राजेंद्र नगर में गुम इंसान 45/21 दर्ज कराई थी, जो कि रायगढ़ के कोतवाली थाने से 0 में दर्ज होकर आई थी। अंजना सहीस जो पिछले 8 महीने से लापता थी, उसकी मां का कहना था कि पुलिस वाले ढूंढ नहीं रहे हैं, जो कि उनके गुमशुदगी के महज 21 अगस्त को उनकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई और आज हमने उनको वृंदावन में ढूंढ निकाला है, जो कि यहाँ के कोतवाली थाने की मदद से, उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने की मदद से इसको वृंदावन में ढूंढा। कुछ ये अभी कुछ असहज महसूस हो रही थी क्या? ये इनका कहना है कि मेरी माँ मेरे को बहुत प्रताड़ित करती थी, जिस कारण से मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ मैं अपना व्यापार करूँगी, मेरी माँ मेरे को मार देगी, ख़त्म कर देगी, मेरा वहाँ कोई जीवन नहीं है। यहाँ मेरे बाकी बिहारी जी के मैं पास ही मैं मंदिर में ही जीवन व्यतीत करूँगी और यहीं रहना चाहती हूँ। तो ये वहाँ क्या करती थी? वहाँ ये पुलिस में थी, आरक्षक थी जी। सुना है इन्होंने अपने डिपार्टमेंट पे भी कुछ आरोप लगाए हैं वहाँ? नहीं, ये सरासर झूठ है सर, ऐसा कोई नहीं है। इनका थोड़ा आप लोग ने भी यहाँ देखा है कि ये कोई सहयोग नहीं कर रही है जी। क्या कुछ मानसिक रूप से डिस्टर्ब है? इस संबंध में मैं नहीं बोल पाऊँगा सर, मैं तो अभी जाँच में बस लिया हूँ मामला। इस संबंध में तो अब आप इनको साथ लेकर जाएंगे? अगर ये जाना चाहेंगी तो हम साथ लेके जाएंगे, वो नहीं जाना चाहेंगी आपसे तो भी बातचीत हुई है इनकी, क्या कहना? ये चाहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं बाकी बिहारी में ही रहूँगी, बाकी बिहारी के दर्शन करूंगी, इनकी सेवा करूंगी। आपने इनके परिवार वालों को सूचना दे दी है? जी, इनके परिवार वालों को सूचना दे दी है। इन लोग ब्लैकमेल किए हैं, नौकरी छुड़वाने के लिए मुझे मजबूर किए हैं। डीएम अवस्थी द्वारा मुझे ना मजबूर किया गया है, राजू नाहर, अमित पाटले, यूबी चौहान के द्वारा मजबूर किया गया है। तब मैं जबरदस्ती मजबूर होकर रिजाइन दे के आई हूँ। और इन लोग ना जानबूझ के सब लोग मिल के मेरे घर परिवार सबको मिलवा के मेरे को जबरदस्ती वो कर रहे हैं, इसमें गुमशुदगी का रिपोर्ट करवा रहे हैं, जबकि इनको सबको पता है कि मैं वृंदावन में हूँ। ऐसे क्या कारण रहे कि आपको? मैं 2007 से जब ज्वाइनिंग हुआ था, तब मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी 2009 में, तब वहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता था ट्रेनिंग सेंटर में। ब्लू फिल्म दिया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आप लोग भी महिला आरक्षक लोग ब्लू फिल्म हमारे साथ वैसे संबंध बनाओ, नहीं बनाओगे तो आप लोगों को मतलब छुट्टी नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को परेशान किया जाएगा। तब भी मैं उस समय कंप्लेन की थी। फिर 2016 में जब मैं ड्यूटी कर रही थी रायगढ़ में, जब मेरी पोस्टिंग थी, तब भी 2 पुलिस वाले के खिलाफ मैं कंप्लेन की थी। तो मेरी लड़ाई लड़ने की वजह से विभाग की बदनामी होगी बोल के मेरे को पुलिस वाले सब मिल के परेशान किए और रिजाइन देने के लिए डीएम अवस्थी मेरे को मजबूर किया और यूबी चौहान, तब मैं रिजाइन दे के यहाँ आई हूँ। नहीं, लेकिन आपकी माँ ने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। 30 जुलाई को घर में बंद करके रखे थे और मारना चाह रहे थे मेरे को। मतलब आपकी माँ आपके लिए ठीक नहीं है? वो भी ठीक नहीं है, न मेरी मामा मामी, इन लोग सब मेरे को मिल के कोरोना के नाम से मेरे को 30 जुलाई को मारना चाह रहे थे और मुझे प्रताड़ित किए। आज हम यहाँ उपस्थित हैं परिक्रमा मार्ग में और हमारे साथ हैं अंजना जी। अंजना जी के साथ कल जो भी कोतवाली में हुआ, आज हम उस स्थान पे आए हैं जहाँ वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हैं। तो हम पूछते हैं अंजना जी से कि क्या है कहानी उन्हीं की जुबानी, अंजना की कहानी, अंजना की जुबानी। आइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजना सहीस है। मैं पहले लेडीज़ कांस्टेबल थी, रायपुर सीआईडी में मेरा पोस्टिंग था। आप वृंदावन आए हुए आपको कितना समय हुआ है? मैं 26 दिसंबर 2020 को आई हूँ। 26 दिसंबर 2020 को आई हूँ। हाँ। यहाँ आके आप ये सब क्या करती हैं यहाँ इस तरीके? मैं ठाकुर जी का पोशाक का काम करती हूँ। हाँ। और टोकरी बनाती हूँ, उनका बिस्तर बनाती हूँ। अच्छा, अपने हाथ से मेहनत करके बनाती हैं? हाँ, पोशाक तो मैं खरीद के लाती हूँ
और बाकी सामान टोकरी बिस्तर अपने हाथ से बनाती हूँ। वृंदावन आने का औचित्य क्या था? आप वृंदावन कैसे आई वहाँ से? आज इतनी अच्छी नौकरी थी, सब कुछ छोड़ के आप वृंदावन कैसे आए यहाँ? मुझे अपने विभाग द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, बार बार मानसिक उत्पीड़न पहुंचाया जा रहा था मेरे को। हमारे जो डीजीपी साहब हैं, डीएम अवस्थी, उनके द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा था। वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, मुझे नौकरी नहीं करने दे रहे थे। इसी वजह से मैं रिजाइन दे के यहाँ आ गई। नहीं, वो आपको परेशान, वो आपसे क्या चाहते थे? जब मैं 2016 में केस की थी, क्या केस किया था आपने? कि 2 पुलिस वाले मुझे छेड़छाड़ किए हैं, तो उस केस को वापस लेने के लिए यूबी चौहान जो एडिशनल एसपी थे, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया कि वापस लो नहीं तो तुमको भुगतना पड़ेगा। तो मैं उनको बोली कि सर भुगतूंगी तो भुगतूंगी, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगी। तब इन्होंने षड्यंत्र रच के मुझे परेशान करना चालू किया और मुझे बहुत परेशान किए, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार से। अच्छा, कल आपने कुछ आरोप लगाए थे कि आपकी जिनसे शादी हुई उन्होंने भी आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपका शोषण किया, तो वो सब कहानी क्या थी? जरा हमें विस्तार से बताइए। वो तो हुआ है, वो एक मतलब मेरी पर्सनल है वो, लेकिन मुझे विभाग द्वारा ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। क्योंकि घर की जो होती है उसको हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ नौकरी करते हो वहाँ पर आपको मानसिक परेशान किया जाए तो आप क्या करोगे? फिर आपने क्या किया वहाँ जब मानसिक परेशान किया? तो आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी उन लोगों के खिलाफ? मैंने अपने डीजी साहब डीएम अवस्थी को बार बार मौखिक रूप से मैं कहा उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनके ही द्वारा किया जा रहा था बार बार। और उनसे मैं क्या लड़ाई लड़ती? मेरी रैंक एक कांस्टेबल की है। और जब मैं आप डीएम अवस्थी सर को बार बार बोल रही हूँ तो बड़े आराम से हंसी में जवाब देते थे, कभी सीरियसली नहीं लेते थे। तो मैं उनसे क्या लड़ पाती बताइए? मैं किन से शिकायत करती? अच्छा, मैं वहाँ जो इंस्पेक्टर आए थे संधू, उन्होंने बताया कि आपकी माँ ने आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वो सब क्या कहानी थी? इन सबको पता है, मैं उनको बता के आई थी। सबको पता है कि मैं जा रही हूँ वृंदावन। जब मैं वृंदावन आ रही थी मुझे एयरपोर्ट में रोका गया, करीब 20 मिनट तक मुझे वहाँ पर रोक के रखा गया। मेरा आई कार्ड देखा गया, मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लिया गया और मुझे वहाँ पर बोला गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं जा सकती? मैं स्वतंत्र भारत देश की एक नागरिक हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आधार कार्ड जमा किया जाएगा और आप क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो वृंदावन? मुझे बार बार पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा था वहाँ पर। मतलब उन लोगों को भी पुलिस ने सूचना दे दी थी ताकि आप वहाँ से नहीं जा पाएँ, यही कारण था? आपको क्यों परेशान करते थे? आप ऐसा क्या कारण था, क्या बात थी जो उनकी नहीं मानने को तैयार थी, जिसके कारण आपको परेशान किया जाता था? जब मैं 2009 में पुलिस में ट्रेनिंग कर रही थी तब भी मतलब महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया जाता था। कौन सी जगह थी वो माना रायपुर, वहाँ भी माना रायपुर। वहाँ पे अपने उच्च अधिकारी लोगों से मैं कंप्लेन की थी, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। उल्टा मेरे को ट्रेनिंग के दौरान इतना परेशान किया गया कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये एक्सेप्ट करती हैं कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आपका शारीरिक शोषण हुआ? मेरा शारीरिक शोषण नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर मुझे अपने मोबाइल पे ब्लू फिल्म रिकॉर्ड करके दिनेश ठाकुर जो आरक्षक था उसने दिया था। मैं अपने उच्च अधिकारी लोगों को कंप्लेन की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने उल्टा मुझे डराया है कि आप बार बार आती जाती हो, बयान के लिए आना जाना करती हो, अकेले आते जाती रहोगी तो आपका कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, आप इसको ख़त्म करिए। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप रह गई। तो वहाँ और भी महिलाओं के साथ या जो वहाँ जो ट्रेनिंग में आते हैं लोग, उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जाता था? होता है, लेकिन मेरे जैसे हाल को देख के कोई बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हो कि महिला निकलती है, कितनी मुश्किल से निकलती है घर से नौकरी करने के लिए, और सबकी बस की बात नहीं होती कि वो लड़ाई लड़े, चुप हो जाती हैं महिलाएं। क्योंकि अगर उन पुलिस विभाग की खास करके महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको चरित्रहीन बहुत सारे आरोपों से ना मतलब लोग उनको मतलब अपने डिपार्टमेंट द्वारा हमको परेशान किया जाता है। उनमें झूठा आरोप लगाया जाता है,
बहुत सारे जांच खड़ी कर दिया जाता है। ये सब को देखते हुए कोई आगे नहीं बढ़ता, चुप रहते हैं। अच्छा, आपको दोबारा अगर नौकरी पे जाना पड़े तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा तभी, क्योंकि डीएम अवस्थी जो डीजी साहब हैं जनरल, वो मुझे जान से मरवा देंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार मुझे प्रयास किया है मरवाने का। जी। मतलब आपको अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिले और आश्वासन मिले तो आप नौकरी करना चाहती हैं? हाँ, वहाँ नहीं करना चाहती, मैं छत्तीसगढ़ से कहीं भी दूर करना चाहूँगी, लेकिन प्रोटेक्शन मिलेगा तभी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं डर गई हूँ। इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरे को मारने का कोशिश किया गया है। 30 जुलाई को भी मेरे को अपने घर में रख के मेरे सब मतलब मम्मी, मेरे मामा जी को अपने तरफ, क्योंकि मेरे मामा जी इसलिए बदल गए हैं, वो भी पुलिस में नौकरी करते हैं, उन लोग को प्रलोभन दिया गया है, उनके बच्चे लोग का नौकरी नहीं लग रहा है, इसीलिए बार बार उन लोग को प्रलोभन दिया गया और उनको बोला गया कि आप इस फोर्स में रहोगे तो इनके खिलाफ आपको करना पड़ेगा। तो इन लोग सारे लोग मिल के क्या बोलते हैं, मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। तो आपके पति का आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है? हाँ, देखिए, नॉर्मली जैसे हस्बैंड वाइफ का रहता है वैसे ही होता है। मेरे काम में वो दखल अंदाजी नहीं करते थे। हम लोग के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे जॉब या मैं किसी भी चीज़, क्या करते हैं वो अपना मतलब बिजनेस करते हैं। वो भी पुलिस में है क्या? नहीं, अच्छा, वो बिजनेस करते हैं। लेकिन आपने कल एक बताया था कि कोई पुलिस के होती है जिन्होंने आपके साथ शोषण किया, आपको परेशान किया, वो क्या कहानी है? नाहर, हाँ, नाम का एक एसआई है जो डीएम अवस्थी द्वारा हायर किया गया था। उसको पूजा चौधरी, एक महिला आरक्षक है, और एक अनीता डीडी, उन दोनों से मेरी दोस्ती कराई गई और इन लोग दोस्ती करके इनको मेरे लाइफ में इन्वॉल्व करा के ये सब खेल खेले हैं बहुत सारा, इसको मेरे लाइफ में इंटर किए धीरे धीरे। मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं। वो आपके साथ क्या करते थे? वो मेरे साथ रहते थे। हाँ, नहीं, आपने कहा था ब्लैकमेल करते थे, तो किस तरीके की ब्लैक? वीडियो बनाते थे मेरी उल्टी सीधी। नेक्ड वीडियो? हाँ, अच्छा, फिर? और मुझे ब्लैकमेल करते थे, मुझे नशे की दवाई देते थे, बहुत सारे मतलब मुझे कंफ्यूज करते थे इन लोग मिल के। सब मुझे बोलते थे कि आप ना मानसिक रूप से विक्षित हो। जब 2016 में मैंने जो रिपोर्ट की थी उसमें टीआई चेलक, ये इन्होंने मेरा जांच किया था, जो क्या बोलते हैं, मैं केस की थी उसको, उनका भी पोस्टिंग जहां मेरा किया गया वहां किया गया। और ये महिला द्वारा, टीआई चेलक द्वारा मुझे बार बार बोला जाता था कि ना अंजना, आप मानसिक रूप से विक्षित हो, आप डिप्रेशन की शिकायत हो, आप डिप्रेशन का इलाज करो। राजू नाहर भी मुझे बार बार बोलता था कि तुम डिप्रेस हो, डिप्रेशन की शिकायत है तुम में, ऐसे बोल के मुझे इन लोग ना बार बार पागल करने की कोशिश करते थे। ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता था राजू नाहर के द्वारा एक ही बार, और उन्होंने कहा कि दवाइयों को खाना, लेकिन मैं उस दवाई को नहीं खाती थी और उस दवाई को मैं फेंक देती थी। फिर उन्होंने कहा तुम ठीक हो रही हो, तो मैंने कहा कि मैं दवाई लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेस हुई ही नहीं। आप वृंदावन में आके अब कैसा महसूस करती हैं? यहाँ आपको कैसा लगता है? यहाँ मैं सेफ महसूस करती हूँ। सेफ महसूस करती हैं, मतलब यूपी में आपको अच्छा लगता है? हाँ, यूपी में अच्छा लगता है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आप कहाँ रहती हैं? किराए पे रहती हैं? हाँ, मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, आश्रम में। आश्रम में आप किराए पे रह रही हैं, तो आप अब यहाँ से नहीं जाना चाहती? हाँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती? हाँ। आप बिहारी जी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगी? हाँ। तो आपने देखा, ये थी अंजना जी, जो छत्तीसगढ़ में नौकरी करती थी पुलिस विभाग में और सीआईडी में थी। वहाँ इनका मानसिक उत्पीड़न किया गया, इन्हें परेशान किया गया, जिसकी परिणति ये हुई कि ये वहाँ से भाग के वृंदावन आ गई। लेकिन यहाँ को पुलिस आई थी, इनकी माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो आपके सामने है। और यहाँ पुलिस आई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। और आप देखिए कि आज जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें होती हैं, और देखिए इस देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश है, वहाँ किस तरीके का व्यवहार इनके साथ किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा उन अधिकारियों से कि वो ये देखें और समझें कि अगर उनकी बेटी, उनकी बहनों के साथ इस तरीके का अगर हो
तो ये उनको कैसा लगेगा। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा।